जीव विज्ञान अध्याय 7 वनस्पति जगत पार्ट 3 के अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ब्रायोफाइटा जो होता है या ब्रायोफाइट्स ठीक, तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो एम्ब्रियोफाइटा का सबसे कम विकसित क्या है सदस्य है। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का सबसे कम विकसित क्या है सदस्य है, और यह जो होता है नम या छायादार स्थानों पर पाया जाता है। फिर सुनिए, ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का कम विकसित सदस्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, और जैसे अगर बारिश का मौसम है, ठीक है, जहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है, या बारिश के मौसम में ये काफ़ी दूर तक जो होते हैं उगते हुए दिखाई देते हैं। तो हम इसकी पहचान बनाते देखते हैं कि जहाँ नम भूमि होती, मिट्टी की दीवार होती है या सीमेंटेड दीवार होती है जिस पर प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ होता है, तो ऐसे में क्या होता है जहाँ पर हमेशा वो दीवार नम बनी रहती है, तो देखते हैं एक हरे रंग के मखमली आवरण के समान रचना दिखाई देती है, मखमल के समान, ठीक है, दीवारों वगैरह पे या ज़मीन पर ऐसे मखमली आवरण नुमा हरे रंग की रचना दिखाई पड़ती है। तो वो क्या है, वो ब्रायोफाइट्स का प्लांट्स है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, उभयचर पादप भी कहते हैं, उभयचर पादप, एम्फीबियस प्लांट्स, इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट या उभयचर पादप भी कहते हैं, ठीक है। पूछा भी आता है ब्रायोफाइटा को उभयचर जगत का पादप कहा जाता है, उभयचर पादप कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जल और थल दोनों में उगता है, जल में भी और थल में भी, इसलिए क्या कहते हैं, इसे उभयचर पादप कहते हैं। देखिए लक्षण में क्या होता है कि पहला है कि ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि ये कुछ से मिलीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। लक्षण में क्या होता है, नंबर 1 नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, स्थानों पर उगते हैं। दूसरा होता है कि यह कुछ मिलीमीटर से लेकर के, है ना, 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, ठीक। फिर दूसरा जो होता है, इनका शरीर एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय मूलाभास। देखिए मूलाभास को इंग्लिश में कहते हैं राइजोइड्स, ये ठीक है। तो मूलाभास, ये देखिए एक कोश की या बहुकोश की मूलाभास द्वारा भूमि में स्थिर रहते हैं,
ठीक। तीसरा जो होता है, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता, इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, ठीक। चौथा इसका होता है, कुछ पौधों में गेमेटोफाइट, इसका जो मुख्य पौधा होता है वो गेमेटोफाइट होता है, इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट का हम चर्चा बाद में करेंगे। तो गैमेटोफाइट ये जो होता है, इसका कार्य क्या होता है, भोजन का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, गैमेटोफाइट अवस्था, ठीक है। ये लीफी लाइक रचना होती है गैमेटोफाइट, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। फिर इसमें देखिए, जैसे इसका जो होता है पौधा, ठीक है, जैसे मांस का पौधा होता है, वैसे ब्रायोफाइट्स में तमाम है। लीवर वार्स हमने बताया था कि थाइलस की समान रचना होती है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, है ना, तो उसका पौधा होता है मूलाभास, तना और पत्तियों में बटा होता है, ठीक है। तो यह है इसका पौधा किसमें, मूलाभास, तना व पत्तियों में बटा होता है, ठीक। ये इसके जो होते हैं लक्षण में हम देखते हैं कि ये लक्षण है। इसके अलावा जो होता है बहुत से लक्षण इसमें हैं। जैसे क्या होता है कि जनन जो होता है, जनन इसमें कायिक और लैंगिक दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें जनन कायिक व लैंगिक, ठीक है, कायिक व लैंगिक दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है। सातवां जो होता है, इसमें नहीं, लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है, विषम युग्मकी होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें पीढ़ी एकांतरण मिलता है, और सारे हैं इसमें। तो देखिए क्या होता है कि जैसे नर जननांग को पुंधानी और मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक है। नर जननांग को पुंधानी और मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में कुमड़ का निर्माण होता है और स्त्रीधानी में एग सेल का निर्माण होता है, एग सेल, ठीक है। ये नॉन मोटाइल एग होता है, अचल अंड होता है, उसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये इसके ब्रायोफाइट्स जगत का जो होता है ये लक्षण है। तो देखिए अब इसमें हम चलते हैं एक एक के बारे में लक्षण में। जैसे कि ब्रायोफाइट्स का जो वर्गीकरण है, हमने इसका चर्चा कल किया था। देखिए चार्ट में पिछले वीडियो में ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण। अब देखिए चार्ट के हिसाब से जो ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण किया था कि ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन चर्चा किया था हमने? एक होता है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा एंथोप्सिरोप्सिडा और तीसरा होता है ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा
और ब्रायोप्सिडा। तो जो हिपैटिकोप्सिडा होता है उसको लीवरवर्ट्स कहते हैं, जो एंथोसिरोप्सिडा होता है उसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, और जो ब्रायोप्सिडा होता है उसको मॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम चर्चा करते हैं क्लास फर्स्ट, क्या है? हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा इसको क्या कहते हैं? लीवर वर्ट्स। ठीक, इसको लीवर वर्ट्स कहते हैं। बात समझे? अब देखिए इसका जो होता है लक्षण क्या होता है। लक्षण में पहला जो होता है कि इसका जो शरीर होता है पौधे का, मतलब पादप शरीर, ये जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता। ठीक है, यह जड़ तना व पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा जो होता है सुकाय, इसको कहते हैं, जो होता है सुकाय को थाइलस कहते हैं। तो जो सुकाय है, ठीक है, थाइलस, ये सरल ऊतक का बना होता है, सरल ऊतक का बना होता है। और इसमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तीसरा जो होता है कि देखिए इसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, मतलब जो बीजाणुउद्भिद होता है वो गैमेटोफाइट पर पूरी तरह क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, बीजाणुउद्भिद अवस्था जो होती है गैमेटोफाइट अवस्था पे क्या होती है? निर्भर होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट किस पर? गैमेटोफाइट पर निर्भर होती है या आश्रित होती है। चौथा कैप्सूल, कैप्सूल संपुट इसको कहते हैं। कैप्सूल रचना में क्या होते हैं? सरल। ठीक है, और इसमें काल्यूमेला, काल्यूमेला का बंध प्रदेश नहीं होता। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है? रिक्सिया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो होता है वो रिक्सिया और कौन सा? मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया एग्जाम्पल इसका होता है। दूसरा जो होता है इसमें क्लास क्लास 2। ठीक है, क्लास 2 को जो जिसका वर्गीकरण है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा इसको क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, हॉर्नवर्ट्स। ठीक, हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। तो देखिए जो हॉर्नवर्ट्स है इसका क्या होता है लक्षण? इसकी आंतरिक रचना क्या होती है? इस पौधे की आंतरिक रचना
क्या होती है, सरल होती है। ठीक, पहला होता है। दूसरा होता है कि इसमें पौधों में जैसे मूलाभास होते हैं, तो पौधे मूलाभास द्वारा आधार से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। पौधे मूलाभास द्वारा आधार से चिपके होते हैं। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा विशेष होता है कि इसमें जो होता है स्पोरोगोनियम, है ना, ये क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होते हैं, स्पोरोगोनियम जो होता है वह पाद, अभिभोजक प्रदेश तथा कैप्सूल में बटा होता है। ठीक है, इसमें स्पोरोगोनियम, इसमें फूट या पाद उसको कहते हैं। ठीक है, और विभज्योतक प्रदेश तथा कैप्सूल में बटा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हो गया, इसमें स्पोरेंजियम, पाद, विभज्योतक प्रदेश तथा कैप्सूल में क्या होता है, बटा होता है। नेक्स्ट इसका जो होता है कि कोशिकाओं में पायनाइड सहित एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, कोशिकाओं में, है ना, पायरिनाइड्स सहित एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है एंथोसिरोस ये होता है। फिर क्लास थर्ड जो होता है, क्लास थर्ड में क्या है, ब्रायोप्सिडा, तो ब्रायोप्सिडा है। ब्रायोप्सिडा को क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं, मॉस। ठीक है, तो मॉस में क्या है कि देखिए इसका जो लक्षण होता है ना, ये कहाँ होते हैं, ये गीली दीवारों, चट्टानों और कहाँ, नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक, दूसरा होता है पौधा जो होता है, तना और पत्तियों में क्या होता है, बटा होता है। पौधा तना व पत्तियों में बटा होता है। ठीक है, बटा होता है। तीसरा इसका होता है कि देखिए जो आंतरिक इसकी रचना होती है सरल होती है, लेकिन संवहन ऊतकों का क्या होता है, अभाव। तो इसमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है। चौथा इसकी जो पॉइंट बनती है ना, तो चौथे पॉइंट में क्या होता है कि जैसे स्पोरोफाइट जो होता है ये अधिक विकसित होता है। ठीक है, बीजाणु उद्भिद जो अवस्था होती है ये अत्यधिक क्या होती है, विकसित होती है। तो ये लिखते हैं बीजाणु उद्भिद, तो इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोफाइट अवस्था
विकसित होती है। ठीक, अत्यधिक क्या होती है? विकसित होती है। पांचवा जो होती है बीजाणु, इसको स्पोर्स कहते हैं इंग्लिश में। बीजाणु अंकुरण करके प्रोटोनीमा बनाते हैं, जिससे नए पौधे बनते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल जो होता है, ये होता है फ्यूनेरिया। ये फ्यूनेरिया FUNARIA फ्यूनेरिया है, स्फैगनम है, ये फ्यूनेरिया स्फैगनम। ठीक है, तो ये तो हो गया तीनों वर्गों का लक्षण। ठीक, अब हम जो होता है ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व के बारे में। ठीक, देखिए ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है कि ये भूमि के अपरदन को क्या करते हैं? रोकते हैं। अपरदन माने अपक्षय। तो भूमि के जो मृदा के जो कण होते हैं, उन कणों के अपरदन को या अपक्षय को क्या करते हैं? रोकते हैं। दूसरा जो होता है इसमें कि देखिए जो इसका मखमली चादर नुमा जो रचना होती है पौधे की, तो इससे क्या होता है कि कहीं कहीं पर इसका जो होता है, इन पौधों का एक उद्यान लगाया जाता है, बगीचे लगाए जाते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो जंतुओं के खाने के काम में आते हैं। ठीक है, फिर इसमें होता है कि जैसे स्फैगनम है, स्फैगनम जो होता है कीटाणुनाशक होता है जो मरहम पट्टी के काम में आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे आर्थिक महत्व होते हैं जिनको भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करते हैं। इसी में एक देखिए होता है कि जैसे स्फैगनम जो होता है दलदली भूमि में उगता है। ठीक है, दलदली भूमि में, और जब इसकी अधिक संख्या हो जाती है तो एक मोटी परत बना लेते हैं। ठीक है, और ये अपघटित होकर के क्या बनाते हैं? कोयला बनाते हैं। और कोयला जो होती है ईंधन के रूप में काम आती है। ठीक है, कोयला जो होती है वो ईंधन के रूप में काम आती है। तो इस तरह से तमाम जो होता है ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व हैं। अब देखिए हम चलते हैं सीधे सीधे ब्रायोफाइट्स के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या है, हम स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स का प्लांट्स है।
ये इसका देखिए स्पोरोफाइट है, इसको कहते हैं बीजाणु उद्भिद अवस्था। ये इसका कैप्सूल है, संपुट, इसको कहते हैं कैलिप्ट्रा। ये टोपी होती है कैलिप्ट्रा, जैसे जोकर की टोपी होती है इस तरह ये भी होता है, ये कैलिप्ट्रा है। ठीक है, ये इसका जो होता है लीफ है, पत्ती, बस ये लीफ है। और ये हिस्सा देख रहे हैं इसका, ये स्टेम है, इसको कहते हैं राइजॉइड्स। ये राइजॉइड्स मूलाभास होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल ब्रांच। देखिए ये पत्ती है ना, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो अवस्था होती है। हमने कहा कि एक स्पोरोफाइट होती है, एक क्या होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, ठीक। अब इसी पर जो होता है, इसी पर एक शाखा जो होती है, हम यहाँ बना देते हैं यहीं पर, मतलब एक ही पौधे की दो अलग अलग शाखाओं पर मेल तथा फीमेल ब्रांच लगते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच है, ये फीमेल ब्रांच है। यहाँ से एक निकलती है, ठीक, और इस तरीके से रचना होती है इसकी। ये ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है, मेल ब्रांच। और ये कौन सी ब्रांच है, फीमेल ब्रांच। ठीक, नर शाखा मादा शाखा। अब चलते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए क्या होता है कि जो इसमें फिमेरिया का जो पौधा होता है, इसके पहले हमने पढ़ा इसमें, देखिए कि जो मांस का जो पौधा होता है, तो इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। देखिए इसमें पीढ़ी एकांतरण जो पाया जाता है, अभी इसके पहले हमने चर्चा किया कि इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो पीढ़ी एकांतरण जो पाया जाता है, तो पीढ़ी एकांतरण मतलब क्या है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। देखिए पीढ़ी एकांतरण अगर लिखना होता है तो हम लिखते हैं कि मांस के जीवन चक्र में, है ना, मांस के जीवन चक्र में बीजाणु उद्भिद मतलब स्पोरोफाइट व गैमेटोफाइट ठीक है नामक दो अवस्थाएं होती हैं। इन दोनों अवस्थाओं के क्रमिक माने क्या होता है, अल्टरनेट, एक के बाद एक, क्रमिक परिवर्तन को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, एकांतरण कहते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, मांस के जीवन चक्र में स्पोरोफाइट मतलब बीजाणुउद्भिद व गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद नामक दो अवस्थाएं होती हैं। इन दोनों अवस्थाओं के क्रमिक परिवर्तन को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं।
तो अभी हमने इसकी चर्चा किया कि जो मांस का पौधा होता है ना, वो क्या है, इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट, मतलब इसमें जो प्राइमरी स्टेज जो होती है पहले गैमेटोफाइट होती है। तो गैमेटोफाइट की पहचान कैसे होगी? गैमेटोफाइट की पहचान ये है जिसमें लीफी लाइक, ठीक है, लीफी लाइक माने पत्ती जैसी, ठीक है। तो पत्तियों में वृंत होता है, लेकिन जो मांस के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में वृंत नहीं होता है, ये सेसाइल होते हैं, मतलब आवृंत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है इसमें हरे रंग की आवृंत चौड़ी पत्तियां होती हैं। तो देखिए ये आवृंत जो तो चौड़ी क्या है, पत्तियां हैं, इसमें वृंत नहीं होता, ठीक है। इसमें चौड़ी क्या होती है, आवृंत पत्तियां होती हैं। तो ये पत्तियां जो निकलती है गैमेटोफाइट स्टेज में। तो गैमेटोफाइट क्यों कहा गया? क्योंकि इससे गैमीट बनेगा, युग्मक बनेगा, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। तो इसमें दो शाखाएं मेल और फीमेल। तो हमने कहा था नर शाखा में क्या बनता है, एंथ्रीडियम, कुंधानी, और मादा शाखा में जो होती है आर्किगोनिया। तो ये रचना जो इस चीज़ की होती है ना, इसमें क्या है कि देखिए ये बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? बीजाणु उद्भिद। तो जैसे यहाँ क्या होता है कि मांस का जो पौधा होता है ये बहुकोशिकीय रचनाएं होती हैं, और जैसे मुश्किल से 1 इंच, जहाँ पर 1 इंच से कम, 1 इंच से कम मिट्टी की लेयर होगी, मतलब आधी इंच लगभग मिट्टी की लेयर होगी, वहीं पर ये उगता है। अगर मिट्टी की लेयर मोटी हो जाएगी तब वहीं पर ये पौधा जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें जड़ें नहीं होती, मूलाभास होता है, ठीक है। बहुत से जो होता है तंतु सदृश जो होते हैं रचनाएं निकलती हैं, जिसे राइजाइट्स कहते हैं, मूलाभास कहते हैं। तो ये तिरछा जो होता है ना, तिरछा होता है, इसकी संरचनाएं बहुकोशिकीय होती हैं, और ये भूमि में पौधे को धंस करके पौधे को स्थिर रखते हैं, और पौधा जो होता है, मतलब ये जड़ें जो होती हैं ये भूमि में खनिज, लवण व जल को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, ठीक है। तो जब इसमें ये अवस्था जो होती है इसकी गैमेटोफोर होती है, ठीक है, गैमेटोफोर। तो देखिए इसमें दो अवस्थाओं में क्या होता है, गैमेटोफोर होती है, प्रोटोनीमा, भी हमने इसकी चर्चा किया था प्रोटोनीमा की। तो प्रोटोनीमा क्या होता है, ये तंतुगत रचनाएं होती हैं और सरफेस पर रेंग कर चलती है, रेंग कर, ठीक है, सरफेस पर क्या करती हैं, रेंग कर चलती हैं। तो उसी के प्रोटोनीमा के जो खंड होते हैं, संधियां होती हैं, उन्हीं से एक तंतुगत रचना ऊपर की तरफ वायवीय होकर उड़ जाता है, और ऐसे लीफी लाइक पत्ती जैसी, है ना, पत्ती जैसी गैमेटोफाइट रचना का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जब गैमेटोफाइट इसमें विकास कर लेता है, तब जा कर के इसी के अग्रभाग पर ये स्पोरोफाइट का विकास होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, स्पोरोफाइट का। तो जब स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाएगा तो ये स्पोरोफाइट है ना, ये देखिए कैप्सूल है, इसमें बीजाणु बनते हैं, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे, बीजाणु। गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। बात समझ में आ रही ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक को कुंधानी और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग युग्मक बना। अब जो होता है कि जो नर युग्मक है, ठीक है, ये कहाँ बनता है, कैप्सूल में। ये कैप्सूल है, इसी कैप्सूल में बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। बात समझ आ रही ना। और जो स्त्रीधानी होती है वो फ्लास्क संरचनाएं होती हैं, फ्लास्क के समान। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उसमें अंड का निर्माण होता है,
ठीक। तो ये इसकी जो होती है फिजियोलॉजी है, ये गैमेटोफोर प्रोटोनीमा। तो दो अवस्था है, इसमें हम लिख देते हैं। ये जब पौधा अंकुरण होता है तो पहला होता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, और दूसरा होता है गैमेटोफोर। अब बात समझ गए ना कि जब बीजाणु, इसमें जब बीजाणु बनेगा, बीजाणु अंकुरण करेगा, तो पहले प्रोटोनीमा ऐसे तंतुवत रचनाएं बनती हैं, ऐसे तंतुवत रचनाएं जो जमीन पर सरफेस पर रेंग कर चलती हैं सतह पर। उसके बाद तब इसी से जो होता है ऐसे पत्रवत रचना का निर्माण होता है, तो गैमेटोफोर होता है। यही गैमेटोफोर गैमेटोफाइट का क्या करता है, निर्माण करता है। और फिर गैमेटोफाइट के बाद किसका निर्माण होगा, स्पोरोफाइट का। फिर बीजाणु बनेंगे, फिर बीजाणु इससे विसर्जित होंगे कैप्सूल से, और जब कैप्सूल से विसर्जित हो जाएगा तो फिर अंकुरण होकर प्रोटोनीमा बनाएगा। अब तो बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं जनन के बारे में। जनन, देखिए जनन जो होता है, हमने कहा कायिक जनन और लैंगिक जनन। जनन दो ही प्रकार से होता है इसमें जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन। तो हमने कहा कि दो ही प्रकार से जनन होता है, एक कायिक होता है, कायिक, और दूसरा होता है लैंगिक। दो ही प्रकार से जनन होता है। तो पहला जो होता है इसमें, एक होता है जो कायिक जनन है, कायिक जनन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। ये कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये 5 प्रकार से होता है। नंबर 1 इसमें होता है बाई प्राइमरी प्रोटोनीमा। दूसरा होता है बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तीसरा होता है बाई बल्बिल्स। चौथा होता है बाई जेमा, ABCDE। छठा होता है एपोस्पोरी। ठीक, देखिए अब इसकी हिंदी में लिख देते हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक उतंतु द्वारा। अब इसको समझ गए होंगे क्या है, द्वितीयक उतंतु द्वारा। बाइबल्बिस पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। बाई जेमा द्वारा। एपोस्पोरी अपबीजाणुता द्वारा। ये जो होता है कायिक जनन 5 प्रकार से होता है। अब हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसके पहले हमने चर्चा किया कि जब बीजाणु स्फुटित होता है स्पोरोफाइट से, ठीक है, कैप्सूल से, तो भूमि पर गिरता है, नम भूमि पर। तो उसमें से पहले सूत्र निकलते हैं, ठीक है, उतंतु निकलते हैं, सूत्र निकलते हैं, जो जमीन पर रेंग करके वृद्धि करता है। अब वो अवस्था कौन सी है, प्रोटोनीमा।
लेकिन फिर उसके बाद वहीं से वो जो वायवी होकर ऐसे उठ जाता है। अब ये जो होती है रेंग जो चलने वाली अवस्था होती है, ठीक, ये अवस्था जो होती है रेंग चलने वाली, ये तो ये प्रोटोनीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा कहलाएगी, ठीक। ये प्रोटोनीमा स्टेज है, प्रोटोनीमा। अब यहीं से अगर भाग उड़ करके, है ना, ऐसे पत्रवत रचना का निर्माण करता है तो कौन सी अवस्था बन रही है? गैमेटोफोर। और गैमेटोफोर किस में परिवर्तित? गैमेटोफाइट। अब बात समझ गए ना भाई? फिर सुनिए, स्पोर जब अंकुरित होगा तो पहले से तंतुवत रचना बनाएगा सरफेस पर, सतह पर, ठीक। उसके बाद इसी में से एक भाग उसे ऊपर उठता है और ऐसे चौड़ी पत्रवत आवृत रचना का, आवृत चौड़ी पत्तियों जैसी रचना का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसको, इस अवस्था कहते हैं गैमेटोफोर। यही गैमेटोफोर अवस्था किस में परिवर्तित हुई? गैमेटोफाइट में, ठीक। जो मांस का मुख्य जो पौधा होता है गैमेटोफाइट होता है, अभी हमने चर्चा किया, तो वो बनता है। और तब इसके बाद इसमें स्पोरोफाइट बनते हैं, बीजाणुरहित अवस्था बनती है, ठीक है। तो अब आइए हम चलते हैं इस पर। बाई प्राइमरी प्रोटोनीमा। बाई प्राइमरी प्रोटोनीमा में क्या होता है कि जब बीजाणु बीजाणुधानियों से, है ना, अलग होता है तो किसी नम भूमि पर, ठीक है, गिरता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बीजाणु अंकुरण करता है, ठीक है। तो अंकुरण जो करता है, तो अंकुरण करने के बाद क्या बनाएगा? यही प्रोटोनीमा बनाएगा। बात समझ रहे हैं? अब प्रोटोनीमा जो होती है जब कई खंडों में टूट जाती है तो प्रत्येक खंड, मतलब ये जो खंड में टूटा तो इसका प्रत्येक खंड एक नए प्रोटोनीमा का निर्माण करता है और यही प्रोटोनीमा एक नए मांस के पौधे में विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। दूसरा होता है द्वितीयक कुतंतु द्वारा। इसमें क्या होता है द्वितीयक प्रोटोनीमा में कि जैसे मांस का ये परसंधियाँ हैं, है ना भाई, प्रोटोनीमा पे ये परसंधियाँ हैं ना, तो जब इसमें क्या होता है कि जब इन परसंधियों के बीच की कोशिका अगर डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, ठीक है, तो अब भाई ये जैसे है, ये मान लीजिए ये है तंतु, अब ये परसंधियाँ हैं, अगर इसके बीच की कोशिका अगर डैमेज हो जाए तो क्या ऊपर वाला पार्ट रहेगा? नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इसका गलन यहाँ से हो करके यहाँ तक आ जाता है, अर्थात इतना हिस्सा नष्ट हो जाता है। और फिर यहाँ से पार्श्व कलिकाएँ निकलती हैं। इन परसंधियों से क्या निकलती हैं? पार्श्व कलिकाएँ निकलती हैं और यही पार्श्व कलिकाएँ निकल करके एक नए मांस के पौधे को जन्म देती है। इसको द्वितीय प्रोटोनीमा कहते हैं। भाई ये तो पहला प्राथमिक प्रोटोनीमा था, लेकिन जब इसकी एक शाखा डेड हो गई तो यहाँ से दूसरी जो शाखाएँ निकली, पार्श्व शाखाएँ, इसको कहते हैं पार्श्व शाखा, ठीक है, पार्श्व शाखा निकली। यही पार्श्व शाखा जो होती है एक नए मांस के पौधे को जन्म देती है। तो ये पहला तो है नहीं, ये दूसरा है भाई, ये था पहला और ये था दूसरा, तो द्वितीयक निकल रहा है ना, इसलिए इसे द्वितीयक कुतंतु द्वारा कहते हैं। यही अलग होकर के नए मांस के पौधे को जन्म देता है। तीसरा जो होता है बाइबल्बल्स, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो देखिए क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स का प्लांट्स होता है ना, उसमें क्या होता है तना, पत्ती या मूलाभास। यहाँ पे ये मूलाभास है, ये तना है और ये पत्ती है। तो तना, पत्ती या मूलाभास से, है ना, अनुकूल मौसम में या अनुकूल परिस्थितियों में, बात समझ रहे हैं ना, अनुकूल परिस्थितियों में तना, पत्ती या मूलाभास से अंकुरण द्वारा
नई प्रोटोनीमा बनती है, ठीक है। और यही प्रोटोनीमा क्या करती है, वृद्धि करके एक नए मांस के पौधे को जन्म देती है। तो इसको कहते हैं बल्बिस। किससे बना? तना, पत्ती या मूला भाग से, ठीक है। तना, पत्ती या मूला भाग से क्या होती है कि नई प्रोटोनीमा विकसित होती है। और कब विकसित होती है? अनुकूल परिस्थितियों में। और ये अंकुरण द्वारा अंकुरित होकर के एक नए मांस के पौधे को जन्म देती है या निर्माण करती है। चौथा होता है जेमा द्वारा। देखिए जो मार्केंसिया का जो पौधा होता है, ठीक है, मार्केंसिया का जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स जो होते हैं इस पर क्या होता है कि देखिए जो जेमा एक होता है, जेमा एक होता है जेम्यूल। अभी जेम्यूल के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले जेमा का आप समझिए। कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केंसिया के जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के शीर्ष पर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, बहुकोशिकीय क्या होती है, रचनाएं बन जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जेमा। या पार्श्व शाखाओं पर ऐसे कप या प्याली के समान, ठीक है, यहीं पर कप या प्याली के समान क्या बन जाती है, रचनाएं बन जाती है, ये ऐसे, ठीक है। इन्हीं कप या प्याली के समान रचनाओं को क्या कहते हैं, जेमा कहते हैं। बात समझ रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मार्केंसिया के पौधे की पत्तियों के शीर्ष भाग पर, शीर्ष माने ऊपर वाला भाग, कप या प्याली ऐसी रचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही कप या प्याली ऐसी जो रचना होती है ना, ये मांस के पौधे से अलग होने पर एक नए मांस का पौधे का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब मातृ पौधे से अलग होकर के नए मांस के पौधे का क्या करती है, निर्माण करती है। लास्ट जो होता है अपबीजाणुता। हाँ, तो एक चीज़ है, जेमा है, इसको जेमा कहेंगे, ठीक। एक होता है जेम्यूल। देखिए जेम्यूल ये पादप जगत से संबंधित है, ये जंतु जगत से संबंधित है। जेम्यूल में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बीजाणुधानियों, जैसे ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी के अंदर क्या है, स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स है, बीजाणु है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो इस स्पोरेंजियम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ एक दृढ़ रक्षात्मक आवरण का क्या हो जाता है, निर्माण, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इन बीजाणुओं को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो ऐसे बीजाणुधानी के चारों ओर उपस्थित रक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं, जेम्यूल। तो जेम्यूल क्या है, एक रक्षात्मक आवरण है जो बीजाणुधानी के चारों ओर लगा रहता है। लास्ट हम चलते हैं अपबीजाणुता, एपोस्पोरी। तो देखिए अब जो क्या कहते हैं, एपोस्पोरी क्या है। देखिए एपोस्पोरी में क्या होता है, जैसे गैमेटोफाइट के किसी भी भाग से अलग होकर कोशिकाएं जब भूमि पर गिरती हैं तो नए प्रोटोनिमा बनाते हैं, ठीक है भाई। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से अगर कोई भी भाग अलग होकर के भूमि पर गिरता है तो नया प्रोटोनिमा बनाता है। बात समझ में आई? और फिर प्रोटोनिमा पर कलिकाएं विकसित होकर के युग्मकोद्भिद अवस्था बनाती हैं, ठीक है। तो इसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और इस प्रकार बीजाणुद्भिद बिना बीजाणुओं की सहायता से युग्मकोद्भिद के समान मांस पौधे का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये होता है अपबीजाणुता में कि इसमें बिना स्पोरोफाइट के, अपबीजाणुता में क्या होता है कि बिना स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट
फाइट अवस्था, ठीक है, बिना स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट अवस्था विकसित होकर नए मांस के पौधे का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, बिना बीजाणुओं की सहायता से अगर ये युग्मकोद्भिद अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, बिना बीजाणुविद अवस्था के बिना क्या होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था में विकसित हो जाती है और नए मांस के पौधे का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं। तो ये पूरा हो गया जनन का, कायिक जनन का। अब कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लैंगिक जनन, ठीक है? ओके, अगर समझ में आ गया होगा तो अपना मत प्रकट करना, ठीक है? ओके।